कोविड-19 के संदर्भ में हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते। राज्य सरकार के मुखिया के पास कोई दृष्टि ही नहीं है, दृष्टि विहीन सरकार साबित हुई है। दीदी किचन में जो रजिस्टर है, उसके आंकड़े जो बताए जा रहे हैं, उसमें स्कैंडल है, घपले हैं, घोटाले हैं। श्रीमान हेमंत सोरेन से आग्रह और निवेदन करना चाहते हैं, इसका श्वेत पत्र प्रकाशित करें। वो है कि आप लोग सिर्फ सवाल उठाते हैं, बाबूलाल चिट्ठी लिखते हैं, आप ट्वीट करते हैं, बयान देते हैं। फॉलोअप के आप काम करते हैं, आप जर्नलिस्ट हैं और अच्छे जर्नलिस्ट हैं। आप अखबार के पन्नों को खोल कर देखिए, सैकड़ों लोगों के ट्रांसफ़र और पोस्टिंग ही दिखता है। क्या आप लोग सचमुच में चाहते हैं कि जेएमएम और आप मिलकर सरकार बनाएं? तो ये लंबे समय तक ये गठबंधन चलने वाला नहीं है। नमस्कार, द फॉलोअप में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बात करने के लिए राज्यसभा सांसद और झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश हैं। द फॉलोअप में बहुत स्वागत है। देखिए, सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश की इकाई की ओर से फॉलोअप के जितने लोग इसमें लगे हुए हैं, समाज के चेहरे को, समाज के दिशा को दिखाने का जो आप काम कर रहे हैं, इसके लिए बहुत ढेर सारी बधाई। कोरोना काल में जिस तरह से सरकार की तरफ से काम किया जा रहा है, पार्टी और आप खुद इसे कैसे देखते हैं? बड़ा दुर्भाग्य है, सच में दुर्भाग्य है। कोविड-19 के संदर्भ में हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सकारात्मक राजनीति पर विश्वास करती है। लेकिन जिस प्रकार की यहाँ परिस्थितियाँ पैदा हुई झारखंड में, बड़ी अफसोसजनक बात है। यहाँ की सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा भेजे गए अन्न, दाल, नमक, गैस के सिलेंडर, इनको ठीक से ज़मीन तक जिनके लिए भेजा गया था उनके पास पहुंचाने में नाकाम रही। ऐसे एसएफसी के गोडाउन में अनाज सड़ रहे, साथ ही साथ कई ऐसे लॉरी, जिसको ट्रक कह सकते हैं, ट्रक में अनाज खाद्यान्न सामग्री सड़ते हुए नज़र आया। काला बाजारी होते हुआ जमाखोरी हो रहा है और उस पर राज्य की सरकार जो है सो अति कह सकते हैं कि जनता के प्रति कोई विचार ना करते हुए एक ऐसा चेहरा दिखाने का काम किया जो बहुत ही भयावह है। लेकिन सरकार की तरफ से जो हर दिन आंकड़े जारी किए जा रहे थे कि दीदी किचन के माध्यम से 1.5 से 2 लाख लोगों को खाना खिलाया जा रहा है, तो क्या वो सब झूठ लग रहा है? सच है, ये झूठ है। दीदी किचन आज कहाँ एक भी स्थान में दिख रहा है। दीदी किचन में जो रजिस्टर है, उसके आंकड़े जो बताए जा रहे हैं, उसमें स्कैंडल है, घपले हैं, घोटाले हैं। हम तो कह रहे हैं कि उसकी जांच होनी चाहिए कि किस प्रकार से दीदी किचन में रजिस्टर में कितने लोगों को नाम है भोजन कराने में, वो वहाँ है ही नहीं था। सच बात है कि गुणवत्ता के क्षेत्र में भी बहुत ही खराब अनुभव रहा और कुल मिलाकर के पूरी व्यवस्था कोलैप्स हो गई दीदी किचन की। उतना ही नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, केंद्र सरकार के द्वारा भेजे गए वेंटिलेटर्स, उसका उपयोग नहीं हो पाया ठीक से। केंद्र सरकार के द्वारा अतिरिक्त आर्थिक संसाधन इस क्षेत्र में भेजा गया। पीएम केयर फंड में जो पैसे एकत्र हुए थे, वो पैसे राज्य सरकार को दिए गए। हम तो सीधा और सीधा राज्य सरकार के मुखिया, माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत सोरेन से आग्रह और निवेदन करना चाहते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा भेजे गए संसाधन कोरोना वायरस के लिए कितने आए और राज्य सरकार के द्वारा कितने संसाधनों का उपयोग किया गया कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, इसका श्वेत पत्र प्रकाशित करें। वो सच है कि राज्य सरकार पूरी तरह से कोरोना वायरस से लड़ने के लिए असफल साबित हुई है। जिस तरह से मजदूरों को फ्लाइट से लाया गया और वही मजदूर लौटने लगे हैं, तो क्या लगता है कि रोजगार का संकट सचमुच में है यहाँ? देखिए, सच है कि जब पहली बार यहाँ पर मजदूर हवाई जहाज़ से आए तो मुख्यमंत्री ने अपना पीठ थपथपाने का काम किया। दुर्भाग्य से कुछ ही दिन के बाद पता चला कि मुंबई की एक एनजीओ ने उन मजदूरों को टिकट देकर के भेजने का काम किया। मजदूर यहाँ आए, प्रवासी मजदूर आए। आज तक झारखंड सरकार में प्रवासी मजदूरों का डाटा नहीं है इनके पास कि किस ज़िले में, किस प्रमंडल में, किस पंचायत में, किस गांव में कितने
प्रवासी मजदूर शुरुआत में सरकार ने बताया था 7 लाख के आसपास। नहीं, उनके पास आंकड़े नहीं, अंदाज है, अप्रोक्स है। उन आंकड़ों को आप सार्वजनिक करिए। दूसरी बात क्या है कि स्किल मैपिंग होना चाहिए। कौन मजदूर अपने क्षेत्र में बेहतर करता था। उदाहरण के तौर पर कोई बम्बई का कोई मजदूर वहाँ पर किसी घर में बहुत ही अच्छा पेंटिंग करता हो, कलाकृति करता हो, तो उसका उपयोग झारखंड में भी हो सकता था। कोऑर्डिनेशन की भूमिका राज्य सरकार की होनी चाहिए थी कि प्रवासी मजदूर को जो जिस क्षेत्र में परंपरागत है, स्किल्ड है, उसको यहाँ पर उस जो क्षेत्र है उसके साथ जोड़ने का काम किया जाना चाहिए था। लेकिन राज्य सरकार तो कुंभकर्णी निद्रा में सोई हुई है और सिर्फ केंद्र सरकार को कोसने का काम कर रही है। लेकिन सरकार की तरफ से तो यही कहा जाता है कि आप लोग सिर्फ सवाल उठाते हैं, बाबूलाल चिट्ठी लिखते हैं, आप ट्वीट करते हैं, बयान देते हैं। सवाल तो उठाएंगे ही। आप असफलता का प्रतीक बनेंगे, आप जन विरोधी नीतियां लाएंगे, कानून व्यवस्था पर आज आप असफल साबित होंगे, नक्सल शहरों में आकर के दहलीज देंगे, संगठित अपराधियों की संख्या बढ़ेगी, बिजली की हालत चौपट है, पानी का जिस प्रकार से सदुपयोग होना चाहिए था पानी का वो नहीं हुआ, किसानों को यूरिया की कालाबाजारी हो रही है, किसान उससे परेशान है। आप तो सवाल तो जब खड़े किए जाने चाहिए थे, जनता की सवाल है, जनता के सवाल को भारतीय जनता पार्टी सवाल खड़ा करने का उसका नैतिक जिम्मेवारी है। देखिए, सच में राज्य में 1 सेंटीमीटर भी सड़कें नहीं बनी हैं। लगातार जब से हेमंत सोरेन की सरकार आई है सड़कों की हालत जर्जर है। एक भी सड़क का 1 सेंटीमीटर बना नहीं है, ना मरम्मत हुआ है। केवल सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफ़र और पोस्टिंग एक उद्योग के रूप में पनपने का काम किया। और फॉलोअप के आप काम करते हैं, आप जर्नलिस्ट हैं और अच्छे जर्नलिस्ट हैं। आप अखबार के पन्नों को खोल कर देखिए, जब से हेमंत सोरेन जी की सरकार आई है प्रत्येक दिन अखबारों में, मीडिया में सैकड़ों लोगों के ट्रांसफ़र और पोस्टिंग ही दिखता है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग में बहुत बड़ा राज्य का राजस्व की नुकसान भी होता है, क्योंकि उनको देना पड़ता है टीए। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि कोरोना कालखंड में कम से कम ट्रांसफ़र किए जाने चाहिए थे, लेकिन यहाँ तो मास लेवल पर ट्रांसफ़र इसलिए हो रहा है क्योंकि वो एक उद्योग के रूप में विकसित हो रहा है। दूसरी बात, राज्य के राजस्व को बढ़ाने की इनकी चिंता नहीं है। राज्य आर्थिक रूप से स्वावलंबी बने, ये इनके मन में नहीं है। इनके पास मादा भी नहीं है। जिस प्रकार से तस्करी हो रही है खनिज संपदा की तस्करी बेधड़क हो रही है, और जब बेधड़क तस्करी हो रही है तो अवैध ढंग से हो रही है, और जब अवैध ढंग से हो रही है तो राज्य के राजस्व को चुराया जा रहा है। तो राज्य के जिन लोगों राजस्व चुरा रहे हैं मिनरल्स में, वो सब कौन है, इसकी पहचान जनता उनको जानती है। उनका संबंध कहीं ना कहीं एक राजनीतिक दल से है। इसलिए कुल मिलाकर कह सकते हैं कि राज्य हर क्षेत्र में, राज्य की सरकार 6 महीने से 8 महीने की सरकार हो चुकी है, हर क्षेत्र में असफल साबित हुई है। अच्छा, इसी को लेकर सरकार की तरफ से ये सवाल किया जाता है कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के 5,000 करोड़ से अधिक पैसे बाकी हैं, और उसी को लेकर सरकार मांगती है तो कुछ पैसे जो मिलता है केंद्र की तरफ से उसका फिर हिसाब आप लोग मांगने लगते हैं। तो बड़ी दुर्भाग्य है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल्स फंड की स्थापना भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार ने किया, मोदी जी की सरकार ने किया। कोई कांग्रेस जब शासन में था उस वक्त तो इन लोगों ने नहीं किया था। और वो एक ऐसा फंड है जो जिले के विकास के लिए है, और उन जिलों में जिस चीज़ की आवश्यकता है उसके पैसे से उसका उपयोग किया जाना चाहिए था। ऐसे 5,000 रुपये से ऊपर, 5,000 करोड़ रुपए से ऊपर कई जिलों में पड़े हुए हैं। और इसमें गृह मंत्रालय का जो इंस्ट्रक्शन है अभी, वो आपदा प्रबंधन के संदर्भ में, कि 30% कोविड-19 से लड़ने के लिए उसमें खर्च कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से राज्य की सरकार उस पैसे को
ब्लॉक करके रखी हुई है, उसके पैसे का सदुपयोग भी नहीं कर रही है। इसलिए बड़ा दुर्भाग्य है कि राज्य सरकार के मुखिया के पास कोई दृष्टि ही नहीं है, दृष्टि विहीन सरकार साबित हुई है। अच्छा, एक बार फिर से रोजगार पर लौटना चाहेंगे। जो मजदूर आए थे वो तो लौट रहे हैं, लेकिन जो यहाँ के छात्र हैं इन दिनों मुख्यमंत्री को लगातार ट्वीट कर रहे हैं, हेमंत सरकार रोजगार दो। कल केंद्र स्तर पर भी, देश स्तर पर भी लड़कों ने प्रधानमंत्री से भी रोजगार मांगा है, 9 बजे 9 मिनट कैंडल जलाकर। आपको क्या लगता है कि यहाँ जो युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, ये पिछली सरकार में कुछ कमी रहा है, उसका खामियाजा अभी युवाओं को भुगतना पड़ रहा है? देखिए, वर्तमान राज्य की सरकार चुनावी घोषणा पत्र में, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की चुनावी घोषणा पत्र में इस बात का उल्लेख किया था कि मैं यहाँ पर नौजवानों को, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने का काम करूँगा, रोजगार नहीं देने पर रोजगार भत्ता देने का काम करूँगा। कहाँ गया वो वायदे? जहाँ तक पिछली सरकार की आप बात कर रहे हैं, रघुवर दास की सरकार ने ऐसे कई छोटे कंपनियों का सृजन किया था, आमंत्रित किया था, और उनके माध्यम से लोगों को रोजगार भी मिला था। हम एक उदाहरण देना चाहते हैं। इसी रांची शहर में ओरिएंट नामक एक कंपनी आई है, और उस ओरिएंट नामक कंपनी में जो झारखंड के बाहर लोग काम करते थे, उनको निवेदन करके, आग्रह करके उस कंपनी में नौकरी देने का काम किया गया। वो स्किल्ड थे, पेशेवर थे, और उसके माध्यम से जहाँ झारखंड का नाम रोशन हो रहा था, झारखंड में रोजगार का सृजन हो रहा था, उसके माध्यम से राज्य के राजस्व की वृद्धि हो रही थी, और साथ साथ में झारखंड का गौरव भी बढ़ रहा था। इस सरकार ने उस कंपनी को बंद कर दिया। बाहर से आए हुए झारखंडी लोग थे, झारखंडी नौजवान थे, वो आज बेरोजगार नजर आ रहे हैं। ये राज्य सरकार चाहती क्या है, ये अब तक नहीं समझ में आया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, तो आप जानते हैं कि इन मुद्दे पर सवाल जब खड़ा करती है तो थोड़ा सा परेशानी में पड़ती है वर्तमान सरकार। अच्छा, अभी आप लोगों ने एक फैसला लिया है कि शैडो कैबिनेट बनाएंगे, तो ये कैसे काम करेगा? क्या लगता है कि मंत्री कुछ कर रहे हैं कि निगरानी के लिए आप लोग? देखिए, प्रदेश कार्य समिति में अच्छे सुझाव आए, उसी में एक सुझाव ये भी था कि शैडो कैबिनेट, और शैडो कैबिनेट डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा, जो देश जिसको इंग्लैंड के रूप में हम सबको जानते हैं, यहाँ पर पुराने वो परंपरा पहले चलती थी। भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश इस पूरे संदर्भ में शैडो कैबिनेट के बारे में हम लोग प्रदेश के पदाधिकारी के साथ बैठ करके और अंतिम स्वरूप भी देंगे। उसमें क्या स्वरूप होगा, किस विधायक के जिम्मे में कौन विभाग होगा, कौन मंत्री विभागों के रचना को देखेगा, कौन विभाग के बजट्स को देखेगा, कौन, ये सारी चीज़ें पूरे प्रदेश के पदाधिकारी की बैठक में हम लोग अंतिम रूप देंगे। जब झारखंड में अभी 2 सीट पर उपचुनाव भी होने हैं, उसकी तैयारी आप लोग किस स्तर पर कर रहे हैं, और क्या लगता है कि उसमें बीजेपी जो पिछली चुनाव में जो कुछ भी नुकसान हुआ उसका भरपाई होगा? देखिए, झारखंड में 2 विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, एक दुमका और दूसरा बेरमो। पिछले चुनाव में दोनों स्थानों पर महागठबंधन के लोग चुनाव जीते थे, एक पर जेएमएम, दूसरे पर कांग्रेस। इन दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार सक्रिय हैं, बूथों तक जा कर के राज्य सरकार के कारगुजारियों को बताने का काम कर रहे हैं, केंद्र सरकार की उपलब्धियों को बताने का काम कर रहे हैं, और जनता भी अब चाहती है वहाँ पर इस सरकार को सबक सिखाने के लिए। इसलिए परिणाम दोनों स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। कैंडिडेट दोनों जगह चूंकि आपके थे पहले से ही, तो वही रहेंगे या बदलने पर कुछ विचार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, पार्टी के संवैधानिक व्यवस्था है। हमारे यहाँ चुनाव समिति है, चुनाव समिति में नाम आएंगे, उन नामों पर विचार किया जाएगा, उसका एक पैनल बना करके केंद्रीय चुनाव समिति को हम लोग भेजते हैं, और अंतिम मोहर केंद्रीय चुनाव समिति और केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा लिया जाता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, ये कोरोना से पहले या उसी के आसपास
कांग्रेस के ही एक मंत्री की तरफ से बयान आया कि बीजेपी के नेता जो है हमारे कुछ विधायकों के पर लगे हुए हैं और आप वो चाह रहे हैं कि किसी तरह सरकार बना ली जाए। इसमें कितनी सत्यता है और क्या आप लोग सचमुच में चाहते हैं कि जेएमएम और आप मिलकर सरकार बनाएं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि सरकार अपनी अवधि को पूरा करे। अच्छा। अपने कारणों से सरकार जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी उसके लिए कोई जिम्मेवार नहीं है। लेकिन सच ये है कि वहाँ पर कांग्रेस अपने तरीके से सरकार चलाना चाहती है और झारखंड मुक्ति मोर्चा में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, परिवारवाद है। कांग्रेस में भी परिवारवाद है, आरजेडी में परिवारवाद है। तो ये लंबे समय तक ये गठबंधन चलने वाला नहीं है। आप इंतजार कर रहे हैं टूटने का? अब हम क्यों इंतजार करेंगे? वो तो जितना समय चलेगा उतना भारतीय जनता पार्टी के लिए बेटर है, अच्छा है। लेकिन हम तो चाहते हैं, लेकिन हमारे चाहने से नहीं होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक और कांग्रेस के विधायक क्या चाहते हैं, ये बड़ा विषय है। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in